आज के कोरोना काल में के लिए वरदान है बंधु। इस प्राणायाम करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए हम इसको जरूर करेंगे। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। महिलाओं में बहुत सारी ऐसे शारीरिक बदलाव होते हैं शादी के बाद, या कह लीजिए शादी से पहले भी हमेशा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके लिए हमें योग की पद्धति तो अपने दिनचर्या में अपनाना ही चाहिए। प्रणाम सभी दर्शकों, मैं योगीराज विजय प्रकाश मिश्र वाराणसी से आप लोगों के बीच में हूँ। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में कुछ बातें मैं आप सबको चर्चा करना चाहूँगा। आप सब विज्ञ हैं, योग कोई अछूता विषय नहीं रह गया है कि मैं आपको कोई अलग से बताऊं। लेकिन योग का एक छोटा सा अभ्यासी होने के नाते मेरा धर्म और कर्म दोनों है कि योग का थोड़ा सा हम इतिहास जान ले, योग के बारे में जान ले। योग है क्या, योग कहाँ से आया, किसने लाया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। आप सब जानते हैं योग अनादिकाल की विद्या है। इसके जनक महर्षि पातंजलि जी रहे हैं, जो व्याकरण के भी विद्वान रहे हैं। महर्षि पातंजलि जी का जन्म स्थान द्रविड़ प्रदेश साउथ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी साधना काशी में जैतपुरा के पास में एक नाग कुआं है, वहाँ से शुरुआत की। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि योग की उत्पत्ति काशी अर्थात बनारस से ही हुआ है। यहीं से योग का विकास हुआ और सारे लोग योग की परंपरा से जुटे। मैं भी उसी परंपरा से हूँ। और योग के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने स्पष्ट लिखा है, योग एक साधना पद्धति है। इसको जितना हम साधेंगे उतना ही हम इसमें अपने आप को सधेंगे। योग जीवन शैली है। योग मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। योग को सीखने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। वह किसी जाति धर्म संप्रदाय की चीज़ नहीं है। योग सार्वभौम है, योग एक विज्ञान है, योग एक साधना है। योग को महर्षि पतंजलि जी ने 8 स्टेप में परिभाषित किया, परिलक्षित किया, लोगों तक पहुंचाया। वह 8 स्टेप महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह 8 सीढ़ियाँ, 8 सोपान है योग का। वहाँ से योग चला आ रहा है। हम जितनी सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं उतने ही हम साधक को पाते हैं। यह तो अनंत काल की क्रिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। कई जन्म लग जाते हैं साधना करने के लिए, लेकिन जितना हम जान पाएँ, जितना हम साध पाएँ, उतना कर पाते हैं। तो योग का अभ्यास आज के परिवेश में सबको थोड़ा बहुत करना चाहिए, अपने जीवन काल के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने विचार के लिए और अपने संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए। इस समय संकट काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। लगभग हम लोग 1.5 वर्ष से इसमें जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारे अंदर स्टेमिना की कमी हो रही है, हमारे अंदर आत्मबल कम हो रहा है, हमारे अंदर डर भय की तमाम आशंकाओं की गहराई में डूबते जा रहे हैं। इससे योग एक वरदान के रूप में लिया जा सकता है। उससे हम बच सकते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, ताकि विषम परिस्थितियों में भी हम अपने आप को संभाल सकें। तो आइए हम चर्चा करते हैं कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं योग की जिससे हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। उस पर चर्चा करते हैं बंधु। हमारे शरीर में 2 रोग होते हैं। आयुर्विज्ञान से लेकर के एलोपैथ भी मानता है इस बात को। एक होता है आधि, एक होता है व्याधि। व्याधि का आशय है शारीरिक विकृतियाँ, हमें फोड़ा हो, फुंसी हो, ज्वर हो और तमाम दर्द हो, ये सब व्याधि हैं। आधि होता है मानसिक विकृतियाँ, डर, चिंता, भय, अनिष्ट की आशंका जो हमें खाए जाता है। उससे कैसे बचें, जिसको हम लोग कहते हैं, लोग डिप्रेशन में चला जाते हैं, तमाम विकृतियां हमारे अंदर आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, अनिद्रा हो जाता है। इससे हम कैसे बचें बंधु? आप सब जानते हैं इंद्रियों पर अधिकार मन का होता है, मन पर अधिकार प्राण का होता है। जो प्राणायाम का अभ्यासी होता है वही जितेंद्रीय होता है, वही आत्मबली होता है, वही संयमी होता है और वही अपने अंदर वह स्टेमिना, वह पावर बना सकता है, बढ़ा सकता है, रोगों से लड़ने की क्षमता रख सकता है, हर वक्त जूझने की अपने अंदर कैपेसिटी
पैदा कर सकता है, वह है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो शरीर की शिरा धमनी है, यहाँ तक प्राणायाम हमारे सोच, अर्थात जो सोच से हार्मोन्स बनते हैं, जो रसस्राव होते हैं हमारे अंदर, उसको भी प्राणायाम से कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम निरंतर थोड़ा बहुत अभ्यास करें। ऐसा नहीं होता कि हमें कोई बीमारी आ गई, कोई विकृति आ गई, अब हम प्राणायाम करें बंधु। तत्काल कोई जादू नहीं होता, कोई ऐसी एलोपैथी दवा नहीं है योग की, अभी कर ले अभी ठीक हो जाए। यह सधते रहेंगे तो गाढ़े वक्त में आपके काम आएगा। आइए चर्चा करते हैं कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा योग का वह प्राणायाम है जिससे हमारे शरीर में तनाव न हो, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, हमें कोई भी बाह्य विकृतियां, जो ये प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, वह हमारे शरीर को आए भी, स्पर्श भी करे और हम उससे जूझ लें, लड़ लें, उसे पार कर लें। आइए हम जानें कि कैसे हम इस क्रिया को करें। प्राणायाम करने वाले साधक ध्यान रखें, वो सुबह करें, खाली पेट करें, चाय आदि लेके न करें, किसी खुले स्थान पे करें, बंद कमरे में न करें, क्योंकि बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी होती है। जो चीज़ हम रखे रहते हैं वह भी ऑक्सीजन लेता है, इसलिए खुली जगह, बरामदे में, छत पर, पार्क पर, शुद्ध जगह, जहाँ सीढ़न हो, जहाँ धूल हो, जहाँ अप्रिय चर्चा होती हो, वहाँ प्राणायाम नहीं करना चाहिए। खुले वातावरण में, एकांत में, शांत स्थान पे प्राणायाम करना चाहिए। सुबह उठिए, नित्य क्रिया से उठ करके किसी एकांत स्थान में चले जाइए। जैसे मैं बैठा हूँ, कोई आसन नहीं में मैं बैठा हूँ, यह सुख आसन है, जिस आसन में आप बैठ सके, जिसमें आपका स्पाइन कार्ड 180 डिग्री पर रह सके, उसमें आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम करेंगे, मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन मिले। शरीर विज्ञान भी यही कहता है कि पूरे शरीर का 25% ऑक्सीजन अकेले दिमाग को मिलता रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमें न बीपी होगा, न डिप्रेशन होगा, न अनिद्रा होगा। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे होगा? सीधा बैठे हैं आप, ये अनामिका उंगली और कनिष्ठा उंगली, इसको बाएं लेफ्ट नोज पर रखेंगे, थम्स अंगूठे को राइट पर रखेंगे, दोनों अंगुलियां या तर्जनी और मध्यम का इसको रिक्त रखेंगे। हम लेफ्ट से सांस लेते हैं कुछ ऐसे और राइट से निकालते हैं बिना रुके, पुनः राइट से लेते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं। जिससे निकालें उसी से खींचे। पूरा सांस लेना, बगल से निकालना, जिससे निकालें उसी से खींचे। जितनी सांस लें उतनी निकालें। मन में आभास करते रहें कि मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है और शरीर का विकार रोग बाहर हो रहा है, मस्तिष्क मेरा स्वस्थ हो रहा है, हमारी सोच स्वस्थ हो रही है, हमें तनाव अनिद्रा से मुक्ति मिल रही है, हम ऊर्जावान हो रहे हैं, हम निरोगवान हो रहे हैं। यह क्रिया कम से कम 5 मिनट लगातार कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बंधु, आप देखेंगे आपकी बीपी की दवा वही डॉक्टर बंद करा देगा जिसने शुरू कराया था, लेकिन एक दिन आप नहीं। आप प्राणायाम करिए, डॉक्टर के सलाह लेते रहिए, आपकी सारी दवाएं अपने आप छूट जाएगी, चाहे वो बीपी का हो, शुगर का हो, तमाम जो दवा के हम आदती हो गए उससे बचने का बहुत सा सरल उपाय है प्राणायाम। पहला प्राणायाम किया आपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी सोच, आपका विचार कभी निगेटिव नहीं होगा। दूसरा प्राणायाम आज के कोरोना काल के लिए वरदान है बंधु। इस प्राणायाम करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए हम इसको जरूर करेंगे। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जो हमारी सांस नलिका है वह शुद्ध रहेगी, हमारा हृदय कंपैक्ट नहीं हो पाएगा, जकड़ेगा नहीं। कफ आदि आने से हृदय जकड़ लेता है, सांस की जो हमारा पूरा क्षमता है नहीं ले पाते हैं, वह उत्तम होगा। हमारे हृदय के वाल्व ठीक होंगे, कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा, कभी भी हृदय का विकार नहीं होगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी है, इस प्राणायाम को कर लीजिए। भस्त्रिका कहते हैं लोहार के धौकनी को। जिस तरह लोहार की भट्टी जब धधकती है ना तो अग्नि प्रज्वलित करती है, उसमें लोहा भी डालते हैं तो वह पिघल करके गलने लगता है, वह गर्मी प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में जितने भी जाति तत्व हैं, भोजन आदि विजातीय तत्व है, जल तत्व अगर छोड़ दे तो पंच तत्व से पृथक है, सब ठीक हो जाते हैं। वह प्राणायाम है भस्त्रिका। कैसे करेंगे? बड़े गौर से देखिए। शुरू में अगर अभ्यासी हैं, अभ्यास कभी नहीं किए हैं, तो 10 बार करिएगा। 10 बार 10 बार और 10 बार 3 राउंड आप अभी शुरू करिए। 5-7 दिन बाद इसको 15-15 करिएगा। 15 दिन बाद इसको 30 बार 30 बार और 30 बार कर लीजिए। देखिएगा आप कितना अपने आप में परिवर्तन पाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम।
बड़े गौर से देखिएगा बंधु, बड़ी उत्तम क्रिया है। दोनों हाथ उठा करके सांस को बाहर फेंकना, कुछ ऐसे। यह गिन करके 10 बार कर लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, फिर 10 बार करिए, फिर विश्राम कर लीजिए, 10 बार करिए। हाथ मैं ऊपर नीचे क्यों कर रहा हूं कि हमारे हृदय से ज़्यादा एंटीऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विषैली तत्व यह बाहर होगी। न गला जलेगा, न एसिडिटी बनेगी, न खट्टी ढेकार आएगी। आप जितना भोजन करते हैं वह पच जाएगा। भोजन पच गया, मलमूत्र बन के समय से विसर्जन हो गया। वह तत्व जो हमने खाया है वह शरीर को लग गया, हमारी स्टेमिना भी बनी रहेगी, हम निरोग भी रहेंगे। यह था भस्त्रिका प्राणायाम। 2 प्राणायाम हो गया। एक अनुलोम विलोम किया, मस्तिष्क स्वस्थ, विचार स्वस्थ, भाव प्रसन्न, आपके प्रति मेरा आदर सत्कार बना रहे, यह भी होना चाहिए। मस्तिष्क स्वस्थ किया, अब हृदय स्वस्थ किया। अब आपका बचा आज के युग में जो समय काल चल रहा है, कोरोना काल में इसको मान रहा हूँ, या इसको संकट काल भी मान रहा हूँ, यह प्रकृति का परिवर्तन काल भी है। कफ न बने, हृदय कंपेट न हो, खराश न हो। उज्जाई प्राणायाम बंधु, प्राणायाम की सबसे छोटी क्रिया बताऊंगा मैं। 2 प्राणायाम अभी आपके सामने चर्चा करूंगा, अभ्यास भी करके दिखाऊंगा। यह प्राणायाम हृदय को जकड़ने से बचाएगा, कफ बनने नहीं देगा। खांसी खर्राटे के लिए रामबाण है। एक बीमारी और होती है थायराइड ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे ना, वो जब ऊपर या नीचे हाइप्रो में जाता है तो हमारे शरीर में और विकृतियाँ पैदा करता है, उससे भी बचे रहेंगे। उज्जाई प्राणायाम ऐसे होगा, बड़े गौर से देखिएगा। कुछ नहीं करना है, गले में यहाँ जहाँ काला व्रण होता है वहीं पे कंठकूप भी होता है, यहीं पे गूं गूं की आवाज़ करना है, कुछ ऐसे। यही क्रिया 10 से 15 बार आप कर लीजिए। 2 बार कर सकते हैं, 2 बार करें। हो सकता है करने के दौरान आपको खांसी आए तो खांस लिया करें, कभी भी खांसी नहीं आएगा, कभी भी खर्राटे नहीं होगा। थायराइड के लिए यह रामबाण है। और सबसे बड़ा लाभ है जो मैं जिसके लिए प्राणायाम बता रहा हूँ, वह कफ बनने नहीं देगा। अब आता है हमें साइनस के लिए, एलर्जी के लिए, माइग्रेन के लिए, सर्दी जुकाम के लिए। आजीवन आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। कहीं खान पान उल्टा पुल्टा खा लिया, कभी शीत गर्म हो गया, बरसात का सीजन है, कहीं भीग गए तो जुकाम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कभी भी जुकाम नहीं होगा। माइग्रेन के लिए मैं दावा करता हूं बंधु, यह प्राणायाम 3 दिन कर लीजिए, फिर चौथे दिन उनको ले आइए जिनको अधकपाल, जिसको माइग्रेन कहते हैं, सर दर्द, वह ठीक हो जाएगा। छोटा सा प्राणायाम है, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं अंगूठे से, लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोज को लॉक किया, राइट नोज से 15 सांस कुछ ऐसे, फिर 15 सांस इधर से। ये दोनों क्रिया आपने 2 राउंड कर लीजिए। 15 सांस इधर से लेना देना, 15 सांस इधर से लेना। मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन, दोनों नासा छिद्र खुला रहेगा, न साइनस होगा, न एलर्जी होगी, न माइग्रेन होगा। आज के परिवेश में एक बीमारी और आम होते जा रही है। एक तो हम घर पर इस समय काम करने के ज़्यादा आदती हो गए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हम लोग वर्किंग होम कर रहे हैं। और जो भी वैसे भी हम जहाँ काम करते हैं ऑफिस में तो बैठते हैं, तो हमको एक बीमारी आम हो जा रही है। ज़्यादातर हमारे पास लोग यही आते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन कंधे की बीमारी, हाथ में झुनझुनी आ जाना, हाथों में दर्द होना, यहाँ पे फटन, यहाँ तक चक्कर आना बंधु। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको तकलीफ दे रहा है, गर्दन भारी हो जाता है, काम करते करते, लैपटॉप काम कर रहे हैं आप, ऑफिस का काम कर रहे हैं, गर्दन झुका है, कुछ नहीं करना है। सर्वाइकल के लिए सबसे सरल उपाय है, जैसे ऑफिस में बैठे हैं आप, काम कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, जहाँ भी है। अब आपको लगा मेरा कंधा भर गया, हाथ भारी हो रहा है, तो कभी कभी इच्छा करता है ना कि हाथ ऊपर करके आराम से बैठ जाते हैं ऐसे। इस स्थिति में ज़्यादा काम करने से मेरा सर का भार गर्दन ढोने में असमर्थ हो जाता है, कंधे भारी होने लगते हैं। उसी दौरान आप अपने मेज कुर्सी को थोड़ा सा साइड कर लें, जहाँ बैठे हैं, या पीछे कर करके केवल दोनों कंधे को ऐसे उठा लें और कान से छुआ लें, फिर नीचे ले आवे, फिर उठावें और छुआवें। 30 सेकेंड 20 सेकेंड कान, दोनों कंधे को, कान को से छुआने का प्रयास, छूता नहीं, हम केवल उचकाते हैं, उसको छुआने का प्रयास करते हैं।
पूरी नसें मेरी टाइट हो जाती है और वहाँ बैठे बैठे 10 राउंड आगे और 10 राउंड इसको एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को ऐसे घुमा लें तो 4 घंटे की थकान 30 सेकेंड में आप मिटा सकते हैं और जो कुछ तनाव है वह दूर हो जाएगा। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचने का उपाय है। अगर हो गया और उसमें स्पेस आ गई, एक्सरे आदि में जांच आदि में पता लग गया, तो उसका अलग से 3 मिनट का हाथों का एक्सरसाइज है, एक तरफ से शुरू किया जाता है, पूरा कराया जाता है। लेकिन अगर आप अभी शुरुआती दौर है तो 2 एक्सरसाइज कर लीजिए। आप 8 घंटे का वर्क करते हैं, उस दौरान 3 बार जब जब आपको मौका मिले, जरा सा टेबल में आपको रिलैक्स महसूस हो या वर्क का बोझ कम हो, दोनों कंधा उठाया, ऐसे दबाया, फिर नीचे किया, ऐसा 5-7 बार और दोनों कंधे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-12 बार कर लिया आपने। देखिए अभी फ्री हो जाएंगे, फिर काम करने के लायक हो जाएंगे, थकान आपकी तुरंत मिट जाएगी। और जब गर्दन हमारी सीधी रहेगी तो बैक पेन नहीं होगा। बैक पेन अगर होता है आपको तो ध्यान रखिए आपका बैठने का तरीका गलत है, उसको सुधारिए। मोटा गद्दा छोड़ दीजिए और सीधे बिस्तरे पे सोइए, पतला गद्दा काटन का डालिए तो आपको आराम रहेगा। योग कोई त्यौहार नहीं है, योग कोई ऐसा पर्व नहीं है कि उसको मनाए, ये तो 30 दिन की साधना है। हाँ, यह जन जागृति फैलाने के लिए एक दिन हम लोग इसको करते हैं, करना भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का यह पहल रहा है, यह एक सराहनीय रहा है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा आज योग दिवस पर जनमुख यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ और योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। आज महिलाओं के लिए योग कितना ज़रूरी है, इस बात पर थोड़ी सी शॉर्टकट में चर्चा करेंगे कि डेली रूटीन में महिलाएं जो कामकाजी हैं या जो हाउस वाइफ हैं या जिस भी वर्क में हैं, वो सब अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकती हैं योग के माध्यम से। देखिए, महिलाओं में बहुत सारी ऐसे शारीरिक बदलाव होते हैं शादी के बाद या कह लीजिए शादी से पहले भी। हमेशा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके लिए हमें योग की पद्धति तो अपनी दिनचर्या में अपनाना ही चाहिए। आइए बात करते हैं पीसीओडी की समस्या पर। पीसीओडी की समस्या जो महिलाओं में खास तौर से देखा जाता है, खास तौर से जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है वो या तो कम एज वाली लड़कियां भी आजकल पीसीओडी की समस्या से ग्रसित हैं। तो उसके लिए अपने हार्मोन्स को हम बैलेंस करते हैं कैसे? बटरफ्लाई आसन के अभ्यास से। बटरफ्लाई के आसन में दोनों पैर यूँ सटा लेंगे और हाथ से पकड़ लेंगे, यूँ गिनकर 200-200 का 5 सेट आपको एक बार में करना है। आप शुरुआत में कम कर सकते हैं, जितने आप आराम से कर सकें, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी क्षमता हो। ऐसा अभ्यास बटरफ्लाई का करेंगे तो जितने भी अंदर के सिस्टम हो क्योर होंगे, सही होने लगेंगे, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएगा, पीसीओडी की समस्या से छुटकारा मिलने लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है महिलाओं में, उसका एक कारण होता है थायराइड की प्रॉब्लम। 2 तरह से थायराइड की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, जिसमें वेट बढ़ता भी है और घटता भी है। तो हार्मोन्स हमारा पूरी तरह से डिसबैलेंस होता है। इसको कैसे हम सही कर सकते हैं? तो एक प्राणायाम है, पुरुष भी कर सकते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस जिसके यहाँ हो, और महिलाएं भी कर सकती हैं जिनके शरीर में ऐसी डिसबैलेंस की प्रवृत्ति नज़र आती है। कैसे करेंगे? दोनों हाथ वापस योग मुद्रा पे लगाते हुए ध्यान मुद्रा पर, और आवाज़ को खींचेंगे इस हिस्से में प्रेशर देते हुए। तो ये थायराइड को हमारे पूरी तरह से क्योर करने का प्रयास करेगा, उज्जाई प्राणायाम जिसको हम कहते हैं। साथ ही साथ धनिया का स्टेम होता है, उसको आप बॉईल कर लें 2 मिनट तक, आधे गिलास पानी में आप उसको गुनगुना करके पी लें। तो इससे भी हमारे जितने भी हार्मोनल डिसबैलेंस हुए हैं वो भी सही होने लगते हैं, और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने खान पान में सुधार नहीं ला पा रहे हैं, और शाम होते होते जब हम ऑफिस से घर आते हैं या किसी भी काम में व्यस्त हैं या घर में ही हाउसवाइफ हैं या पुरुष भी हैं घर में, तो शाम होते होते हमारी एनर्जी लेवल इतनी कम हो जाती है कि हम थक जाते हैं। फिर एक चिड़चिड़ापन हमारे दैनिक दिनचर्या में आ जाता है, मानसिक रोगी होने लगते हैं। तो हम उससे योग से छुटकारा कैसे पाएं? तो एक बात का ध्यान रखिए, योग आपका तभी काम करेगा, आसन प्राणायाम तभी काम करेंगे जब आप डाइट भी उस हिसाब से लेंगे और अपने दिनचर्या में सुधार लाएंगे। मैं बार बार दिनचर्या की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन रहेगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में 1 इंच में 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, अगर आपको यूरिक एसिड और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है तो। 1 इंच में 1 ग्राम आपके शरीर में प्रोटीन जाना चाहिए दिन भर में, रात के 8 बजे से पहले।
तो इस तरह का रूटीन बनाइए कि आपके शरीर में प्रोटीन जाए। तो प्रोटीन जब जाएगा शरीर में तो आपको उतनी एनर्जी देगा। प्लस मैं दूसरी बात कहूँगी कि प्रोटीन जा तो रहा है, आप शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट भी करना चाहिए और खून में मिलना चाहिए, तो आपको वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपके शरीर में लगेगा, जिससे आपके अंदर थकावट की कोई ऐसी फीलिंग आएगी ही नहीं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो अपने शरीर में ऊर्जावान बनाने के लिए हमने प्रोटीन लिया, अपने डाइट को सही रखा, पूरी नींद ली, ये सब तो आप जानते ही हैं। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगी, एक बहुत अच्छा प्राणायाम जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पूरी तरह से रक्त हमारा पतला होता है, शरीर स्फूर्तिवान होता है, रक्त शुद्ध होता है। तो ध्यान देते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें नियमित करना है, तकरीबन 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम तक। कैसे करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासा छिद्र को बंद कर लेंगे, बाएं नासा छिद्र से लंबी गहरी सांस खींचेंगे, बाएं नासा छिद्र को बंद करके श्वास को दाहिने से धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। वापस जिस नासा छिद्र से श्वास छोड़े हैं उसी से खींचेंगे, बंद करके दूसरे नासा छिद्र से, फिर जिससे छोड़ा है श्वास उसी से वापस। यही क्रिया 10 मिनट तक। हाथ को ऐसे चिपका के रखेंगे तो बहुत सहजता पूर्वक कर सकेंगे। कुछ लोग हाथ को ऐसे रखते हैं तो हाथ में दर्द होने लगता है। जब हम प्राणायाम करें, खासतौर से अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो शरीर एकदम ढीला होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड आपका एकदम सीधी अवस्था में होना चाहिए। पेट 3 घंटे पहले आप कोई भी अनाज आप लिए हो या लिक्विड कुछ लिए हो, खाने पीने का कोई सामान पेट में गया हो, 3 घंटे का डिफरेंस आपको रखना होगा, कंपलसरी है। कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि पीरियड जो है टाइम से पहले चला जाता है, उसकी वजह से उनका वेट पुट ऑन होने लगता है। तो ध्यान दीजिए, उस समय अगर हम कुछ स्टार्ट करेंगे तो हमारे शरीर पर उतना अच्छा असर नहीं पड़ेगा। योग जब हम शुरू करे हैं तो हम 30 साल की एज हमारा आए तो ही हम शुरू कर दें। प्रिकॉशन बेटर देन क्योर कहा गया है, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपनाएंगे। कैसे कि हम 30 साल की उम्र में जब हों और हमें पीरियड्स के ख़त्म होने की समस्या फेस न करना पड़े, उसके लिए आप पूरी तरह से योग को समर्पित कर लें अपने जीवन में। योग में सही दिनचर्या, सही नियम, सही पालन करना, कैसे आपको लाइफस्टाइल रखनी है, ये सब बातों का प्रावधान उसमें है, बताया गया है। और साथ ही साथ प्राणायाम और आसनों का उल्लेख किया गया है, जो आप नियमित अभ्यास करके आगे आने वाली सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज योग दिवस पर आप सभी को एक संदेश भेजा जा रहा है कि किसी भी तरह से अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थता सबसे बड़ा धन होता है एक मनुष्य के लिए।